मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 11 और सब्जेक्ट इंग्लिश का जो ग्रामर है हम इसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो कल का वीडियो था उसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच को से पहले कंप्लीट किया था और कल एक एक्सरसाइज सेट हमने उसमें लगाया था। आप जो भी रूल्स हैं रिपोर्टेड स्पीच के, उससे पहले पैसिव वॉइस के, टेंसेस के, सभी रूल्स को जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, इनका अभ्यास करते रहें। और आज हम ग्रामर का आपका एक और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आज का हमारा जो टॉपिक है ग्रामर का जो टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसका तात्पर्य है वाक्यों का रूपांतरण। आपको बता दो ये टॉपिक जो है एग्जाम में आपसे न्यूनतम कम से कम 4 अंकों के लिए पूछा जाता है, अधिक ये 5 या 6 अंकों के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो तात्पर्य है वो है वाक्यों का रूपांतरण कर देना। अब देखो, वाक्यों का रूपांतरण तो कर देना, रूप परिवर्तन। मान लो मैं कह रही हूँ कि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरचेंज करना है निगेटिव सेंटेंस में, ट्रांसफॉर्मेशन करना है निगेटिव सेंटेंस में, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये बात आपको पहले समझनी है। ये आपके 11वीं क्लास के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले जो भी आपने व्याकरण, जो भी ग्रामर आपने पढ़ी है इंग्लिश की, उसमें किसी भी क्लास में अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक नहीं आया था। तो पहले तो हम इसकी जो डेफिनेशन है, जिसकी परिभाषा है, उसको लिखते हैं, तो वहाँ से आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वाक्यों का रूपांतरण कहने से तात्पर्य क्या है। देखें, किसी भी वाक्य को एक रूप से बिना अर्थ में परिवर्तन किए, किसी वाक्य को एक रूप से बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, किसी वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना, और वो भी बिना अर्थ में परिवर्तन किए। मतलब उसके मीनिंग में, सेंटेंस के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उसका रूप एक से दूसरा हो जाना चाहिए। यही स्थिति जो है वो कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन, या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब आप लोगों के सर ये कैसे संभव है कि कोई सकारात्मक वाक्य नकारात्मक बना दो, नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक बना दो, अर्थात अफर्मेटिव
निगेटिव या निगेटिव इनटू अफर्मेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस को आप इंटेरोगेटिव कर दें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव कर दें, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी कर देना, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव कर देना। और शर्त क्या है कि उसके रूप में परिवर्तन नहीं हो, उसके अर्थ में सॉरी रूप में परिवर्तन हो, उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन ना हो, अर्थ वही रहना चाहिए। तो देखो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, उससे स्थिति जो है कहीं हद तक स्पष्ट हो जाएगी। सेंटेंस है ये, अभी जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है राम इज अ गुड बॉय। इसका अर्थ होता है राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, इसका तात्पर्य है। अब मैं आपसे कहता हूं कि दिस सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में चेंज करें, तो नेगेटिव में जो है आप इसको चेंज करेंगे तो इसका मतलब आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। नॉट का यूज अगर इस प्रकार से कर दिया राम इज नॉट अ गुड बॉय, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। या तो कह रहे राम एक अच्छा लड़का है, भाव हो जाएगा राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें एक तरीका है, इज नॉट तो लगाना ही पड़ेगा, नेगेटिव बनाना है। अब ये जो गुड यहाँ पे लिखा है, इस गुड को हम क्या करते हैं, अपोजिट कर दें, और गुड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैड। तो इसका अर्थ हो जाएगा, ये हो गया आपका नेगेटिव, इसका अर्थ होगा राम एक गंदा लड़का नहीं। अब देख सकते हैं हम ऊपर वाला सेंटेंस हमारा कैसा दे रहा है, अफर्मेटिव है, देख सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस हमारा कैसा दे रखा है, नेगेटिव है। लेकिन दोनों ही वाक्यों को हम बोले तो इनका जो मीनिंग है, क्या इनके मीनिंग में किसी भी प्रकार का कोई चेंज हुआ है, तो इनके मीनिंग में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। यानी हमें इसका अर्थ परिवर्तित न हो, अर्थ ना बदले, भले ही वाक्य हम उसका बदल दें, रूप बदल दें। तो था राम इज अ गुड बॉय, हमने कर दिया राम इज नॉट अ बैड बॉय, राम एक गंदा लड़का नहीं है। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक रूल है, इसमें काफी रूल आते हैं, ठीक है, कई नियम इसमें हम पढ़ेंगे। तो उनमें से एक नियम आपका ये भी आता है, इससे भी आप किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं, या फिर नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उम्मीद है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, कि हमें केवल रूप परिवर्तित करने हैं सेंटेंसेस के, और लेकिन इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें ना करना है। इसमें किसी भी प्रकार का अर्थ में परिवर्तन हमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थ में परिवर्तन ना हो जाए। अगर अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम गलती से भी यहाँ पे सीधा एक ही बात नोट करा के गुड को गुड ही रखते तो हमारा अर्थ बदल जाता, तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद आज हम इसके जो शुरुआती जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, इसका एक निवास पढ़ते हैं। देख विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका तात्पर्य क्या होता है, वाक्यों का रूपांतरण कैसे करना है, इसको हमने अभी देखा, इसकी डेफिनेशन हमने देखी। आज हम इसका जो पहला रूल है, आज हम इसको सीखते हैं। पहला इसका जो रूल है, नियम है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग हम डाल देते हैं, एडवर्ब एडवर्ब
थ्रू को हटाकर वाक्य का रूप बदल। थ्रू जो है एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो एडवर्ब थ्रू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। तो सबसे पहले तो हम इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यदि एडवर्ब टू के पश्चात यदि एडवर्ब टू के पश्चात एडवर्ब टू के बाद में एडजेक्टिव दे रखा हो। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण है, ये एडजेक्टिव यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाला। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस देखा था, उसमें गुड था, तो गुड क्या था? वो एडजेक्टिव था, ठीक है। यदि एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव दे रखा हो तथा एडजेक्टिव के बाद तथा एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव। अब आपको ये सही इन्फिनेटिव क्या है आपको बता देता हूं। इन्फिनेटिव यानी 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन्फिनेटिव का तात्पर्य क्या है? 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कहीं पे एडवर्ब टू आएगा और टू के बाद हमेशा ही क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाए? इन्फिनेटिव आ जाए, ठीक है। के बाद इन्फिनेटिव दे रखा हो तो उसे निम्न प्रकार रूपांतरित कर। समझ लेना, पहले सेंटेंस लिखूंगा तब समझ में आएगा। ये आ गया एडवर्ब टू, उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव फैक्ट, उसके बाद क्या आएगा? इन्फिनेटिव यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस जैसे राम इज टू फैट टू रन, ठीक है ना। ये सेंटेंस ये लिखा है ताकि आप ये समझ जाए कि मैंने बताया क्या। मैंने बताया एडवर्ब टू के बाद, एडवर्ब टू के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मैंने बताया 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस बात को आप किस प्रकार से रूपांतरित करेंगे, ठीक है। उसके नियम हम पहले लिख लेते हैं, इसको हम बाद में जो है रूपांतरित कर लेंगे। पहला नियम तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो आपका टू दे रखा है, ठीक है, ये जो टू दे रखा है, पहला नियम है एडवर्ब टू के स्थान पर और आराम से सीखना है। मैं कई बार बताता चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा हो। ये जो हमने नियम पूरा यहाँ पे इतना लिखा है, उसका तात्पर्य केवल इतना है। एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव। आपको बता दूं कि राम इज टू फैट टू रन, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं विद्यार्थियों, उनका अर्थ जो है वो नकारात्मक निकलता है। राम इज टू फैट टू रन यानी राम दौड़ने के लिए मोटा है, तो हम यही कहेंगे दौड़ने के लिए मोटा है। कहने का तात्पर्य दौड़ नहीं सकता, इतना मोटा हो गया है ना। तो हमें क्या करना है? एडवर्ब
टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देना हमें, सो का। अर्थात नाम को गुलाम लिखेंगे, इस भी लिखेंगे, टू को हटा के क्या लगा देंगे आप, सो का प्रयोग कर देंगे। तो पहला नियम हो गया, एडवर्ब टू के स्थान पे आप इसका प्रयोग कर देंगे, सो का। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नियम, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के पश्चात दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कर दिया राम इज टू का टाइम लगा दिया, बच्चों सो लगा दिया। एडजेक्टिव हमारा क्या, फैट लिख दिया, राम इज सो फैट। आप उस एडजेक्टिव के बाद आप किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का। तो हो जाएगा राम इज सो फैट दैट। ठीक है, तीसरा नियम, वाक्य में दिए हुए पहले उपवाक्य के कर्ता के अनुसार सर्वनाम का प्रयोग सेकंड। ठीक है ना, प्रयोग करते हैं। आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसका जो बचा रूल है वो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, अगला नियम इसका डी, टू के स्थान पर, ये टू है, टू के स्थान पर यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। तथा यदि वाक्य पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए, इतनी सी बात है। अब हम देखते हैं इसके जितने भी रूल लिखे हैं उन सभी रूलों को प्रयोग करेंगे तो अपने आप एडवर्ब टू हट जाएगा। ये टू का प्रयोग जो है, टू और टू, ये हट जाएगा। इस प्रकार से कभी कभी ब्रैकेट में आपके लिख के आ जाता है, जब भी आपने करवाया जाएगा टू और टू, यानी ये जो टू है इसको और टू है इसको हटाना। तो मैंने बताया सबसे पहले तो आप जो भी सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। मैंने आपको नियम दिखाया, एडवर्ब टू को हटा के क्या लगाएंगे, सो। तो क्या राम इज सो, फिर लिखेंगे आप एडजेक्टिव। मैंने बताया अगला नियम लिखा था, एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। फिर मैंने बताया था कि पहले वाले उपवाक्य के अनुसार, यानी यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, अगर वो प्रेजेंट है, सॉरी, अगर यहाँ पे जो भी नाउन है उसका प्रोनाउन लगाएंगे। यहाँ पे राम है तो राम की भी प्रोनाउन क्या लग जाएगा, ही। अगर कोई लड़की का नाम होता तो क्या लग जाएगा, सी। आई होता तो आई लगा देते। ठीक है, नाम होगा तो उसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे, और पहले से ही प्रोनाउन होगा उसी को लिख देंगे। तो क्या, राम इज सो फैट दैट ही। मैंने बताया टू को हटाकर हम क्या करेंगे, या तो कैन नॉट करेंगे या तो नॉट करेंगे। टेंस के अनुसार, अगर टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है तो करेंगे कैन नॉट,
अगर यहाँ पास्ट होता तो क्या कर देते, कुड नॉट सेंटेंस हो गया राम इज सो फेट दैट ही कैन नॉट रन, राम इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता। और यहाँ पे भी हमारा सेंस ये आ रहा था राम इज टू फैट टू रन, कि राम दौड़ने के लिए मोटा है। दौड़ने के लिए मोटा है कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि दौड़ नहीं सकता। ठीक है ना। तो इन सभी रूल्स को आप एक बार व्यवस्थित तरीके से कॉपी में नोटबुक में लिख करके इनको अध्ययन करेंगे, इनको पढ़ेंगे। इनके कई सारे एग्जाम्पल्स जो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक आप कुछ एग्जाम्पल्स जो है इसी तरीके के आप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें।